नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपने इतिहास की क्लासेस देखी और आपने उसको बहुत पसंद किया और बहुत से लोग हमसे आकर जुड़े। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमसे आकर जुड़े और जिन्हें इतिहास की क्लासेस पसंद आई। दोस्तों, अब हमने आपसे जैसे वादा किया था कि पॉलिटी की भी क्लास निरंतर चलती रहेगी, तो हम एक संस्था के रूप में कार्य करके आप लोगों को सभी को यूपीएससी, पीसीएस, एसआई, दरोगा, एसएससी सभी के एग्ज़ाम की एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम उनकी तैयारी कराएंगे, जैसे वो सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। अधिकतर लोग हम मुझसे ये पूछते हैं कि सर, जो आप ये इतिहास पढ़ा रहे हैं क्या वो एसएससी के लिए रेलेवेंट है, प्रासंगिक है? क्या ये पटवारी या एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा? तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इतिहास पटवारी, आईएएस या एसआई का नहीं होता है। इतिहास भारत देश का हम पढ़ते हैं। सिविल सर्विसेज आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है उसमें हमें मेंस लिखना होता है, इस वजह से हम कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं। तो मेरा उन बच्चों से अनुरोध है, अगर वो एसआई की तैयारी कर रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आपके कंसेप्ट तैयार हो जाएंगे तो आपको फैक्ट रटने में एकदम मुश्किल नहीं होगी और एकदम कठिनाई नहीं होगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो है धैर्य बनाकर मेरे वीडियोस देखिए और जो इतिहास की क्लासेस लग रही है उनकी भी वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। धैर्य किसी भी परीक्षा को पास करने का सबसे अचूक हथियार है। बहुत लोगों के पास बहुत टैलेंट होता है, किंतु उनके पास धैर्य जिनके पास नहीं होता है, दृढ़ संकल्प नहीं होता है, वो कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपका मेरे चैनल से जुड़ने का क्या कारण हो सकता है। बहुत से चैनल हैं, आप मेरे ही चैनल से क्यों जुड़े? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो लोग भी सिविल सर्विसेज या किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं वह पेड कोर्सेज चलाते हैं। हम YouTube में एकमात्र एक ऐसी क्लासेस है या एक ऐसी संस्था है जो पेड कोर्सेज नहीं चला रही है, वो पूरे कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड करा रही है। एक बात है कि मुफ्त में प्रोवाइड करा रही है। अभी तक हम आपको नोट्स नहीं दे रहे थे, किंतु अब हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। हर जो लेक्चर होगा उसके नोट्स जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने वीडियो पूरा देखिए, धैर्य के साथ देखिए, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट्स आप ले लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने कोशिश किया कि चलो हम पहले नोट्स ले लेते हैं और वीडियो नहीं देखते हैं, तो आप आधा अधूरा काम करेंगे। और आप उम्मीद रखिए और मुझसे आप विश्वास रखिए मेरी बात का, और कि हम आपका पूरा से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और सभी सब्जेक्ट का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब हम पॉलिटी की क्लासेस के ऊपर आते हैं और टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो टॉपिक में अभी तक हमने पढ़ा कि संविधान क्या है, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ और कुछ परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी अनुच्छेदों के विषय में पढ़ा। आज हम जो संविधान जिसके ऊपर पूरा भारत देश का दामोदार होता है, तो उस संविधान की विशेषताएं क्या है, तो आज हम संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर उन संविधान की विशेषताएं क्या है। इस संविधान की विशेषता से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। अगर आप उस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती है, तो भी उस कॉन्सेप्ट को, उस आधार को बनाकर भी हम इस क्लास को आगे चालू रखेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अभी हम कुछ विशेषताओं को हमने बोर्ड पे रखा हुआ है, उसके बाद हम आगे और कुछ विशेषताओं को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो संविधान की, जिन्हें हमें पढ़ना है। तो पहला जो हमारी संविधान की विशेषता है दोस्तों, कि हमारा संविधान किसी भी देश का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा और लिखित संविधान है, एक बहुत ही खूबसूरत दस्तावेज है। तो क्या कारण है कि यह इतना लंबा हो गया? पहली बात तो कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब यह कितनी है? यह अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है, भाग 25 हो चुके हैं और अनुच्छेद 450 से अधिक हो चुके हैं। इसका इतना विस्तृत होने का कारण क्या है? क्यों इतना विस्तृत है? तो इसके विस्तृत होने का कारण निम्नलिखित कुछ कारण हैं जो आप ध्यान दीजिए। और आपसे अगर कोई पूछे कि भारत का संविधान इतना विस्तृत क्यों है, तो इसका एक कारण है कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है
भारत बहुत बड़ा देश है। दूसरा जो कारण है, भारत की विविधता है। भिन्न भिन्न देश, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न निर्जातीय समूह के लोग भारत में रहते हैं। इस वजह से भारत की भौगोलिक विस्तार और विविधता भी भारत के संविधान का बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है वो है 1935 का जो है भारतीय शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, जहाँ से यह माना जाता है, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ से माना जाता है कि हमारा अधिकतर संविधान यहाँ से लिया गया है। तो यह स्वयं में ही बहुत लंबा विस्तृत दस्तावेज था। तो इस वजह से भी हमारा संविधान क्या हो चुका है, बहुत बड़ा है। अगला जो है वो है कि भारत में एकल संविधान है। यहाँ राज्यों और केंद्र के अलग अलग संविधान नहीं है। तो क्या हुआ, जैसे अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो राज्यों का और केंद्र का अलग अलग संविधान है। इस वजह से क्या है, हमारा संविधान जो है बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो राज्यों के विषय में भी चर्चा करता है और केंद्र के विषय में भी चर्चा करता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत के संविधान के बड़े होने का क्या कारण है। पहला, इसकी भौगोलिक विविधता, दूसरा भारत शासन अधिनियम, और तीसरा यह इसका एकल होना कि यह राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग संविधान नहीं है। तो अभी तक आपने देखा कि भारत का संविधान क्यों सबसे लंबा है और लिखित सबसे लंबा संविधान क्यों है। अगला जो इम्पोर्टेंट है कि यह भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से प्रेरित है, या विभिन्न स्रोतों से या विभिन्न देशों के संविधान से क्या है, ये प्रेरित है। तो जैसे मूल अधिकार हमारा अमेरिका से लिया गया है। ऐसे में कुछ आपको बता देता हूं, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व या डीपीएसपी जिनको कहते हैं, वह जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो कहा जाता है, लोग यह आरोप लगाते हैं भारतीय संविधान निर्माताओं के ऊपर कि क्या भारत का संविधान एक चेपी कार्य है, जैसे कि लक्ष्मीकांत में कहा गया है कि एकदम छाप दिया गया है। ऐसा नहीं है। भारत का संविधान बहुत से स्रोतों से लिया गया है, किंतु उन्हें भारत की आवश्यकताओं के अनुसार ही क्या किया गया है, उनको भारत की आवश्यकताओं के अनुसार ही ढाला गया है। तो भारत का संविधान महज चेपी कार्य नहीं है। जो हमने जो है दूसरे संविधान से हमने उधार लिए हैं या उनसे प्रेरित होकर बना है, उसको भारतीय संविधान, भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार हमने उसे क्या किया है, हमने उसे जो है उसमें बदलाव हम लेकर आए हैं। अगला है कि भारत के संविधान में नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय है, मतलब रिजिडिटी भी है। भारत का संविधान रिजिड भी है और क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। इसका मतलब चलिए हम समझते हैं कि रिजिड का मतलब क्या है और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है। रिजिड का मतलब है जिसमें आसानी से परिवर्तन न किया जा सके। क्या भारत के संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है? तो हाँ, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम भारत के संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने की अनुच्छेद 368 में 2 प्रक्रिया बताई गई है। पहली प्रक्रिया है विशेष बहुमत द्वारा और दूसरी प्रक्रिया है साधारण बहुमत द्वारा। तो कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, मगर अभी आपको हम मोटे तौर पे बता दें कि विशेष बहुमत क्या है। तो उपस्थित जितने व्यक्ति होंगे उनका 2/3 बहुमत हमें आवश्यकता होती है, और साधारण बहुमत में उपस्थित के 1/2 या 50% लोगों की आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत में 2/3 बहुमत हमें चाहिए होता है और साधारण बहुमत में 50% की आवश्यकता होती है। तो जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तो यह उसका रिजिड फॉर्म दिखाता है, या कैसा,
अनम्यता को दिखाता है, कठोरता को प्रदर्शित करता है, और जहाँ साधारण बहुमत की होती है कि आसानी से परिवर्तित हो जाता है, वो इसके लचीलेपन को दिखाता है। तो भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है उसका संशोधन होना, और संशोधन की दो प्रक्रिया है, तो वह इसकी कठोरता और लचीलेपन दोनों को ही क्या करता है, बताता है। अगला जो है एकात्मकता के झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था है। तो भारत का जो संविधान है उसके बारे में कहा जाता है कि भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान में केंद्र सशक्त है और राज्यों को अपेक्षाकृत कम शक्तियां दी गई है। इसी वजह से केसी व्हीलर जो है, अधिकतर ये प्रश्न पूछा गया है, केसी व्हीलर ने इसको अर्धसंघात्मक भी कहा है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धसंघात्मक भी कहा है। किसको? भारतीय संविधान को। किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। व्हीलर ने इसको अर्धसंघात्मक भी कहा। तो क्या क्या लक्षण है जो इसके एकात्मक मतलब केंद्र, मतलब एक सशक्त केंद्र की ओर इशारा करते हैं? एकात्मक लक्षण क्या क्या है? एकात्मक लक्षण में हम जो देखते हैं तो वह है एक सशक्त केंद्र। यह आप इंपॉर्टेंट है, यह इसको आप नोट करते जाइए। एक सशक्त केंद्र हमें एकात्मक लक्षण की ओर बता करता है। एक संविधान है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है। दूसरा है एकल नागरिकता है। क्या राज्य की अपनी नागरिकता होती है? नहीं। आप जब अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका की नागरिकता भी वहाँ के नागरिक के पास होगी। अगर कैलिफोर्निया में रह रहा है तो कैलिफोर्निया में होगी, मिसौरी में रह रहा है तो मिसौरी की होगी, और अलास्का में रह रहा है तो अलास्का की नागरिकता होगी। किंतु भारत के संदर्भ में ऐसा सत्य नहीं है। भारत का नागरिक उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं होता है। भारत का नागरिक भारत का ही नागरिक होता है, या यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। एक तो फिर राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल भी किसकी ओर प्रदर्शित करता है? राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि राज्यों में होता है, जो केंद्र सरकार जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति की मदद से या केंद्र की जो है मंत्रिमंडल की मदद से राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो अखिल भारतीय सेवाएं जिनकी हम तैयारी करते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं भी क्या हैं? एक सशक्त केंद्र की ओर इशारा करती हैं कि हमारे हर स्टेट के हर जिले में एक डीएम बैठा होता है, जो एक तरीके से केंद्र का ही एजेंट टाइप में होता है, कि वो केंद्र के ही इशारे पे काम करता है, क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू ही जो है आपके जिले में बैठा हुआ है। तो यह एक सशक्त केंद्र की ओर उधारा कर रहा है। दूसरा आपातकाल। अगर केंद्र को कुछ व्यवस्था में कुछ बातों में ऐसा लगता है तो उसके पास अनुच्छेद 356 भी है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वह क्या कर सकता है? राज्य की मशीनरी को या राज्य में संवैधानिक असफलता में वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह भी एक सशक्त केंद्र की ओर इशारा करता है। अब हम देखते हैं कि भारत के संघात्मक लक्षण के बारे में क्या क्या संघात्मक लक्षण हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये दोनों लक्षण, एक तो है कि हमारी दो सरकार होती है, अर्थात राज्य की सरकारें अलग और केंद्र की सरकारें अलग। तो ये हमारे कोऑपरेटिव या फेडरल गवर्नमेंट की ओर बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की ओर बात करते हैं। तो हमारी दो सरकारें होती हैं, मतलब राज्य की सरकारें अलग और केंद्र की सरकारें अलग, और दोनों के विषय में अलग अलग कानून बनते हैं। दूसरा है एक स्वतंत्र क्या होती है? न्यायपालिका होती है, जो किसी भी केंद्र के दबाव में नहीं होती है। अगला है हमारा शक्तियों का विभाजन भी है। हमारे पास सूची है जिसमें कुछ कानून राज्य बनाएंगे और कुछ कानून केंद्र बनाएंगे। तो केंद्र और राज्य सूचियों के बारे में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। तो ये क्या है? और अगला है द्विसदनीयता या बाइकैमरलिज्म। हमारे जो केंद्र या संसद में
क्या होता है, संसद में राज्यसभा होती है और लोकसभा। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से में। तो वो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य की बातें वो कहाँ, संसद में रखते हैं। तो द्विसदनीयता भी किसकी है, संघात्मक लक्षण को ही प्रदर्शित करती है। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। कि केंद्र अपने आप को सर्वोच्च नहीं समझ सकता है, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। और संविधान की शक्ति किस में निहित है, भारत की जनता में निहित है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है भारत एकात्मकता की झुकाव की ओर जो है संघात्मक लक्षण भी प्रदर्शित करता है। अतः केसी व्हीलर साहब ने अच्छा ही कहा है कि यह एक अर्ध संघीय या एक अर्ध संघात्मक जो है संविधान है, अर्ध संघात्मक लक्षणों के साथ साथ एक संविधान है। तो यह बहुत उचित है कि भारत एक अर्ध संघात्मक जो है देश है। आइए अगली देखते हैं, सरकार का संसदीय रूप। एक बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार का संसदीय रूप। तो जान लेते हैं कि संसदीय क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है। तो आपको एक बात बताऊं, संसदीय प्रणाली को पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये प्रणाली होती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संसदीय प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को वेस्टमिंस्टर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रणाली हमें इंग्लैंड से या ब्रिटेन से मिली। तो ब्रिटेन में जहां संसद है वो वेस्टमिंस्टर में है, तो इसे वेस्टमिंस्टर भी क्या कहते हैं, वेस्टमिंस्टर व्यवस्था भी कहते हैं। दूसरा, इसे कैबिनेट मिनिस्ट्रियल व्यवस्था भी कहते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहते हैं। तीसरा इसका नाम जो है वह है प्रधानमंत्री व्यवस्था। इसके बारे में हम थोड़ा लंबा से देखेंगे, मगर आप धैर्य के साथ इसको सुनिएगा तो आपको मजा भी आएगा। इसे संसदीय व्यवस्था क्यों कहते हैं या संसदीय प्रणाली, क्योंकि पूरी प्रणाली के में जो धुरी होती है वह संसद होती है। संसद शुरुआत में जब ब्रिटेन में यह प्रणाली बनी थी तो लोगों को लगता था कि सारे कानून संसद बनाती है, तो इसी वजह से क्या हुआ, इसे संसदीय प्रणाली कहा गया, क्योंकि उन्हें लगता था सारी शक्तियां किस में निहित है, संसद में। इसी वजह से संसदीय प्रणाली। फिर बाद में धीरे धीरे जैसे बात आगे बढ़ी, उन्हें लगा कि यह सारी शक्तियां हैं वो असल में संसद में ना होकर जो बहुमत दल जो होता है, जो मंत्रिमंडल होता है या जो कैबिनेट होता है, उसमें सारी शक्तियां निहित होती हैं। तो इसे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहा गया। और फिर बाद में ये पता लगा कि प्रधानमंत्री इतना ताकतवर है कि जिसे चाहे मंत्री बनाए और जिसे चाहे कैबिनेट में रखे, जिसे चाहे न रखे। तो सारी शक्ति असल में किस में है, प्रधानमंत्री में। तो इसे प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि यह किस प्रणाली या किस पे यह कार्य करता है। तो यह व्यवस्थापिका या आप संसद मान लीजिए इसे, संसद और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बीच सहयोग और समन्वय पर आधारित करता है। मतलब ये कोऑर्डिनेशन पे काम करता है, किसके, जो है पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के बीच में, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में। क्यों करता है ऐसा, क्योंकि जो संसद के सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब क्या है, संसद से ही तो आते हैं। और अगर ये संसद के सदस्य नहीं हैं तो इन्हें 6 माह के भीतर ही क्या होना होता है, संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो जो संसद होती है वही कार्यपालिका चुनती है, और यही कार्यपालिका क्या चुनती है, न्यायाधीश या न्यायपालिका चुनती है। तो संसदीय प्रणाली में यही व्यवस्था चलती है। कैसे, पहले क्या चुनी जाती है, संसद, दूसरे नंबर पे क्या चुनी जाती है, कार्यपालिका, तीसरे नंबर पे न्यायपालिका। तो एक दूसरे से सहयोग और समन्वय के आधार पर चलती है। अब देखते हैं कि क्या व्यवस्थापिका कार्यपालिका को खत्म कर सकती है। हाँ, तो खत्म कर सकती है। किस आधार पे, अगर संसद अविश्वास प्रस्ताव ला दे,
अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगा, तो क्या हो जाएगी? कार्यपालिका नष्ट हो जाएगी। कार्यपालिका अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और अविश्वास सिद्ध न कर पाए तो कार्यपालिका क्या हो जाएगी? डिमोलिश हो जाएगी। और इस तरीके से संसद कार्यपालिका को नष्ट कर सकती है, पर कार्यपालिका भी संसद को नष्ट कर सकती है। अगर कार्यपालिका या कैबिनेट राष्ट्रपति को यह कह दे कि जो है संसद को भंग कर दिया जाए, तो संसद भी क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। अतः क्या व्यवस्थापिका और कार्यपालिका संसदीय प्रणाली में सहयोग और समन्वय के आधार पर काम करती है। अगला जो हमारा जो गुण है वो देखते हैं कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। वह क्या बात करता है? हमारा देश किस तरीके से संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, कि हम न्यायालय की सर्वोच्चता को भी मानते हैं और संसद की संप्रभुता को भी ध्यान में रखकर देखते हैं। इसका मतलब क्या है? हम संसदीय संप्रभुता को भी मानते हैं और न्यायिक सर्वोच्चता में हम कहते हैं कि कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और कानून का पालन कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। पर न्यायपालिका को हम अनुच्छेद 32 और 226 के आधार पर हम किसका अधिकार देते हैं? न्यायिक किसका? जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, जुडिशियल न्यायिक पुनर्निरीक्षा का हम क्या करते हैं? उनको न्यायिक पुनर्निरीक्षण का हम अधिकार देते हैं, या जुडिशियल रिव्यू का क्या देते हैं? हम उन्हें जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देते हैं। क्या है यह जुडिशियल रिव्यू का अधिकार? अगर न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने कुछ ऐसा कानून बना दिया है जिससे संविधान ही खतरे में आ गया है, संविधान खतरे में आ गया है, या संविधान के आधारभूत ढांचा ही खतरे में आ गया है, बेसिक स्ट्रक्चर ही खतरे में आ गया है, तो वह कानून को न्यायपालिका क्या कर देती है? न्यायपालिका समाप्त कर सकती है, नल एंड वॉइड कर सकती है। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके आधार पर मिला है? अनुच्छेद 32 और 226 के बीच में। और नल एंड वॉइड करने किस आधार पर कर सकती है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अगर न्यायपालिका को लगता है कि कोई ऐसा कानून बनाया दिया जा चुका है जिससे हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही क्या है? खतरे में है, तो वह संविधान को नल एंड वॉइड या समाप्त किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की ताकत को दर्शाता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की ताकत को दर्शाता है। अब हम संविधान की अगली विशेषता के बारे में देखते हैं कि संविधान की क्या विशेषता है। तो संविधान की अगली विशेषता है कि हमारा संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है। एकीकृत क्या है? कि हमारे यहाँ राज्यों का अलग न्यायालय तो है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय तो है, किंतु ऐसा नहीं कि वो केवल राज्यों के ही कानूनों का पालन करवाता है। जैसे अमेरिका में जो राज्यों का कानून होता है उसे राज्य न्यायपालिका या हाई कोर्ट समझ लीजिए, जो हमारे संदर्भ में है वो हाई कोर्ट उसका पालन करवाती है, और केंद्र के कानून के न्यायपालिका संघीय अदालत या सर्वोच्च न्यायालय पालित कराते हैं। किंतु हमारे यहाँ एकीकृत है। राज्य और केंद्र के कानून को पालन करने के लिए हमारे पास श्रृंखलाबद्ध स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिनका केंद्र और राज्य सरकारों से कोई लेना देना नहीं है। हम अनुच्छेद 50 में शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं। शक्तियों के पृथक्करण में तो हम कहते हैं कि एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहे। किसका? न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है और एकीकृत है कि राज्य के लिए हाई कोर्ट भले ही अपना है, किंतु ऐसा नहीं है कि वो राज्यों के ही कानून का पालन कराती है जैसे अमेरिका के केस में है। तो हमारे यहाँ राज्य जो केंद्र जो न्यायपालिका है वह 3 स्तर की है। पहले सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट,
फिर है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, और फिर है जिला अदालत या जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये आपको पता रहना है। तो शिखर पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। अगला है हमारा जो संविधान है वह एक धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, किंतु असल में होना क्या चाहिए, इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य की जगह पंथ निरपेक्ष राज्य होना चाहिए। यह पंथ निरपेक्ष राज्य, क्योंकि हम धर्म के विरोधी नहीं हैं। हमारे देश में जो धर्म की परिभाषा दी गई, धर्म हमारे देश में क्या है? सत्य, अहिंसा, यह धर्म है। हम किसी पंथ के साथ में, हमारे जो देश का कोई या देश के संविधान का कोई पंथ नहीं होगा। कोई पंथ पे वह जो है कर लगाने के लिए नहीं कह सकता है। और ये पंथ निरपेक्ष राज्य किस संविधान के अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो दोस्तों वो है 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता के कानून को। 1976 42वें संविधान के आधार पर पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्षता में क्या आता है कि जैसे अनुच्छेद 14 सभी विधि के समक्ष समान होंगे, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस तरीके से अवसर की समानता, 16 धर्म के आधार पर हम किसी को अवसर नहीं देंगे। यह राज्य जो है, या मतलब राज्य का मतलब है सरकार किसी धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी व्यक्ति से कर नहीं मांग सकती है। उनके विषय में हम मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे। अगला देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान में सभी 18 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। अर्थात सभी को एडल्ट फ्रेंचाइजीज का जो है के आधार पर हम सभी व्यक्तियों को क्या है? मत देने का अधिकार है, और सभी व्यक्तियों के मत की कीमत एक है। तो यह किस अनुच्छेद के तहत हमारा जोड़ा गया? तो वो है 1988 के तहत। पहले यह क्या था? पहले यह 21 वर्ष आयु थी, और अब क्या हो गई है? यह हो गई है 18 वर्ष। तो किसके आधार पर? सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर यह हो चुकी है। तो एडल्ट फ्रेंचाइजीज के आधार पर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर यह 18, पहले 21 आयु थी और यह अब 18 वर्ष हो गई। किसके आधार पर? 1988 के संविधान संशोधन के आधार पर। इसको हम 63वां संविधान संशोधन भी कहते हैं, 61वां संविधान संशोधन भी कहते हैं, 61वां संविधान संशोधन के तहत। अगला है हम कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करते हैं। वह स्वतंत्र निकाय क्या है? वह स्वतंत्र निकाय हैं निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324, और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग 315, ऐसे कुछ सीएजी, ऐसे कुछ हम स्वतंत्र निकायों के विषय में भी हमारा संविधान बात करता है। अगला है आपातकालीन प्रभाव। आपातकाल के विषय में भी हमारा संविधान बात करता है। तो इसके लिए जो अनुच्छेद है वह है 352, 356 और 360। तो इनके विषय में भी हमारा संविधान क्या करता है? हमारी संविधान बात करता है। अगला है हमारा संविधान सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में भी बात करता है, त्रिस्तरीय सरकार के बारे में भी बात करता है। तो यह त्रिस्तरीय सरकार क्या होगी? यह त्रिस्तरीय सरकार उच्चतम शिखर पे होगा। हमारे उच्चतम शिखर पे है केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर निचले स्तर पर राज्य सरकार, और फिर पंचायतें या नगर पालिका, जिन्हें हम संविधान संशोधन 73वें और 74वें के तहत जोड़ते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992, 93 से लागू होता है। तो यह त्रिस्तरीय सरकार की बात करता है।
सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है। उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको पसंद आई होगी और आपने संविधान की सभी विशेषताओं को एक साथ पढ़ लिया होगा, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आने वाली क्लासेस आपको समझ में आएंगी। दोस्तों अगर आपको समझ में आई होगी और चीज़ों को आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।